ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेया अपने बेडरूम में जब अपनी आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि कमरे में पिंकी और आकाश दोनों ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। श्रेया चौंक कर एक झटके से खड़ी हो गई और बिस्तर से उठते हुए वो आवाज लगाने लगी, पिंकी, आकाश, कहाँ हो तुम? जब कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी तो श्रेया सीधे बालकनी की ओर चली गई। बालकनी की स्लाइडिंग विंडो खोलते हुए श्रेया बालकनी में गई, मगर उसे वहां भी कोई नजर नहीं आया। श्रेया अब जोर जोर से कमरे में आवाज करते हुए कहने लगी, पिंकी, आकाश, कहाँ हो तुम दोनों बाप बेटी? देखो, अगर किसी तरह का मजाक कर रहे हो तो मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो आकाश, पिंकी को स्कूल जाना है, उसे तैयार करना है। कहाँ हो तुम बाप बेटी? मगर कमरे से कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी गुस्सा होते हुए श्रेया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे और कहा, देखो, मैं 3 तक गिनूंगी, तब तक तुम दोनों बाप बेटी मेरे सामने नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद श्रेया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी एक हाथ की उंगलियों से काउंट करना शुरू किया। 1, 2। श्रेया ने अपनी आंखें बंद रखी थी। श्रेया ने अपने हाथ के पंजे की 2 उंगलियां खोल रखी थी, मगर श्रेया की आंखें पूरी तरह से बंद थी। श्रेया ने इस बार अपने दांत कचकचाते हुए बड़ी ही गुस्से से आवाज देते हुए कहा, देखो, तुम बाप बेटी अगर इस वक्त बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न तो तुम दोनों को नाश्ता मिलेगा और न ही पिंकी को स्कूल छोड़ने जाऊंगी मैं। जब श्रेया को फिर से आवाज नहीं सुनाई दी तो श्रेया ने अपनी मुट्ठी की तीसरी उंगली खोलते हुए कहा, 3। अब मैं तुम दोनों बाप बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जैसे ही श्रेया ने अपनी आंखें खोली, बिस्तर पर आकाश मुस्कुराता हुआ श्रेया को देख रहा था। आकाश को इस तरह देखकर श्रेया ने आकाश से कहा, ओफो, कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों बाप बेटी ने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता भी है कि पिंकी को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, कितना काम पड़ा है। तुम्हें क्या है, तुम तो हाथ हिलाकर ऑफिस निकल जाओगे, फिर शाम को देर से लौटोगे। घर पर मुझे कितने काम होते हैं, ये तुम कहाँ जानते हो? तभी अचानक आकाश ने बिस्तर से उठते हुए श्रेया से कहा, अरे शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगी? सुबह सुबह इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और पिंकी की बिल्कुल फिक्र मत करो, पिंकी को मैंने तैयार कर दिया और उसे स्कूल भी भेज दिया। जब आकाश ने श्रेया से यह बात कही तो श्रेया काफी हैरान हो गई। श्रेया हैरान होकर कमरे में लगी घड़ी की ओर देखने लगी। जब श्रेया को रियलाइज हुआ कि सुबह के 10 बज चुके थे तो श्रेया ने अपने माथे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, अरे देखो, आज इतना लेट हो गया मुझे जागने में और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। कमाल करते हो तुम। और 10 बज गए हैं मगर अब तक तुम ऑफिस नहीं गए, क्या बात है? क्या इरादा है आज तुम्हारा? श्रेया की ये बात सुनते ही आकाश के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आकाश ने अभी भी वही सफेद कपड़े पहन रखे थे जो पिछले रात बालकनी में उसने पहने थे। श्रेया बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश भी कुछ वक्त तक बड़ी ही प्यार से श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। आकाश ने श्रेया की बाल सहलाते हुए श्रेया से कहा, आज से ऑफिस जाना बिल्कुल बंद। मैंने कहा ना तुमसे, आज से मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। पिंकी को तैयार करना हो, उसे स्कूल ले जाना हो, स्कूल से वापस लाना हो, हर काम मैं करूंगा। तुम बस घर बैठकर आराम करना। जब श्रेया ने आकाश की बात सुनी तो अपने बाल संवारते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, इस तरह कैसे चलेगा? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे सर पर मेरी और पिंकी की जिम्मेदारी है और अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ने भी वाली है। बहुत जल्द तुम बाप जो बनने वाले हो। मगर हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो है गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालने की जिम्मेदारी, जो करण चाचा ने बड़े ही प्यार से तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आकाश जरूर एक दिन कुछ कर दिखाएगा। वैसे मैं तुम्हें कॉलेज में जब पहली बार मिली थी तब से लेकर आज तक मुझे तुम पर वही विश्वास रहा है। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाकर लिख दोगे और आज तुमने वो हासिल कर लिया। यू नो, आई एम प्राउड ऑफ यू।
जब श्रेया ने यह बात कही तब आकाश के चेहरे पर श्रेया को काफी उदासी नजर आने लगी। श्रेया ने आकाश से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए, तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो? आकाश अभी भी काफी उदास नजर आ रहा था। फिर मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने आकाश को कहा, अच्छा समझ गई मैं, रोहित मारवा की मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने फिर से स्पीड पकड़ ली है, यही बात सोच रहे हो ना तुम? अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि जाकर ऑफिस ज्वाइन करो और ऑफिस का कामकाज वापस अपने हाथों में ले लो। इसके बाद देखती हूँ कि कौन तुम्हें हरा सकता है। आकाश की आंखों में अभी भी श्रेया को काफी उदासी नजर आ रही थी। फिर आकाश ने श्रेया की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, श्रेया मैं अब ऑफिस नहीं जा सकता। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ऐसा क्यों कह रहा था। श्रेया के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। तब आकाश ने श्रेया से कहा, श्रेया मैं चाहता हूँ कि आज से ऑफिस का सारा कामकाज तुम संभालो, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, मगर ऑफिस की प्रेसिडेंट अब तुम बनोगी। आकाश की ऐसी बातें सुनकर श्रेया को हैरानी हो रही थी। हैरानी के साथ साथ श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। श्रेया ने आकाश से कहा, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? आकाश ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि यह समझ लो कि तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आज से तुम्हें संभालनी होगी। मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा, मगर काम तुम्ही को करना होगा। यूँ समझ लो कि आज से तुम और मैं बिल्कुल एक फिल्म के एक्टर और सिंगर की तरह है। आवाज़ सिंगर की होती है और एक्टर सिर्फ अपने होंठ हिलाता है। उसी तरह मैं तुम्हारे मन की आवाज़ बनूंगा, मगर मेरी आवाज़ आज के बाद तुम्हारे गले से निकलेगी। आकाश की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया ने जैसे ही आकाश को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई, श्रेया के बेडरूम के कमरे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही श्रेया ने दरवाजे की ओर देखा, श्रेया को एहसास हुआ कि कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। इसलिए आवाज लगाते हुए श्रेया ने कहा, अरे कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। ये कहने के बाद जैसे ही श्रेया दोबारा आकाश की ओर मुड़ी, श्रेया ये देखकर चौंक गई कि आकाश वहां पर मौजूद नहीं था। श्रेया चौंक कर यहाँ वहां देखने लगी। श्रेया के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पलक झपकते ही आकाश कहाँ गायब हो गया था। आकाश को ढूंढने के लिए श्रेया कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगी, मगर तभी श्रेया ये देखकर हैरान हो गई कि आकाश को वो कमरे में ढूंढ रही थी, मगर आकाश आईने में श्रेया के सामने मुस्कुरा रहा था। जब श्रेया आईने के सामने खड़ी हुई तो श्रेया को आईने में अपनी जगह आकाश नजर आ रहा था। आकाश श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश ने श्रेया से कहा, देखो मैं अभी किसी के सामने आ नहीं सकता, बस इतना याद रखना, आज से मैं तुम्हारे मन की आवाज़ हूँ, तुम्हारे गले से जो भी आवाज़ निकलेगी वो मेरी होगी। श्रेया काफ़ी हैरान होकर आईने में नजर आ रहे आकाश को देखती रही। जब श्रेया ने आईने से पलटकर देखा तो दरवाजे पर नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी ने कमरे में आते हुए श्रेया से कहा, अरे श्रेया जाग गई, कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक तो हो ना? अच्छा मैंने पिंकी को तैयार करके उसे स्कूल भिजवा दिया है। अभी कुछ दिनों के लिए स्कूल से पिंकी को मैं ही लेकर आऊंगी और मैं ही लेकर जाऊंगी। वैसे भी यश के लिए तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है, तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब श्रेया ने नंदिनी की बात सुनी तो श्रेया हैरान होकर वापस आईने में देखने लगी। आईने में खड़ा आकाश श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराता रहा। अब श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम आकाश ने किया था वो काम का क्रेडिट नंदिनी क्यों लेना चाहती थी, मगर श्रेया नंदिनी को किसी भी तरह से झूठा साबित नहीं करना चाहती थी। इसलिए बस श्रेया नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। श्रेया के चेहरे पर आज भी वही अजीब सी मुस्कुराहट देखकर नंदिनी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी, मगर नंदिनी जानती थी कि उसे अपने एक्सप्रेशन को संभालना होगा और श्रेया के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। मगर अब नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि श्रेया की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। नंदिनी को हल्का हल्का शक हो गया था कि श्रेया आकाश को हर जगह हेलुसिनेट कर रही थी, यानी कि श्रेया ने अपने मन में छिपे आकाश को दुनिया में एक आकार दे दिया था। जो इंसान दुनिया में मौजूद नहीं था उसे श्रेया दिखने लगी थी। श्रेया की आंखें लगातार यहाँ वहाँ घूम रही थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि श्रेया के मन की हालत शांत नहीं थी। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। नंदिनी ने किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और श्रेया से कहा, एक काम करो, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ।
जैसे ही नंदिनी ने श्रेया से ये बात कही, श्रेया आईने में देखकर कुछ इशारे करने लगी। नंदिनी के दिल की धड़कनें अब ज्यादा तेज होने लगी थी। आईने में देखकर श्रेया अपने आप को कुछ इशारे कर रही थी। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस वक्त क्या करना चाहिए। नंदिनी ने चाहा था कि एक पल के लिए वो श्रेया को आईने में देखकर अपने आप को इशारा करते हुए रोके और कहे कि वो ये सब क्यों कर रही थी, पर वो जानती थी कि अगर नंदिनी ने इस वक्त श्रेया का भ्रम तोड़ने की कोशिश की तो श्रेया के मन पर उसके बहुत बुरे असर हो सकते थे। नंदिनी अब तक अच्छे से जान चुकी थी कि श्रेया मन ही मन आकाश को इशारे करती थी और आकाश के साथ बातें करती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे समझाए कि अब उसे आकाश को भूलना होगा और बिना आकाश के जिंदगी जीना सीखना होगा। जैसे नन्ही सी पिंकी ने इस कड़वे घूंट को पीकर कुछ हकीकत का सामना करना सीख लिया था। नंदिनी ने धीरे से श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जैसे ही नंदिनी कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, श्रेया ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, सुनो नंदिनी भाभी। नंदिनी रुकी और पलटकर श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। श्रेया ने नंदिनी से कहा, नंदिनी भाभी, मैंने फैसला किया है कि आज से मैं रोज ऑफिस जाऊंगी। कंपनी की नई प्रेसिडेंट मैं हूँ, मुझे अब रोज कंपनी जाना चाहिए और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आकाश का भी फैसला है। ये कहने के बाद अचानक ही श्रेया के चेहरे के हाव भाव बदल गए। श्रेया फिर से आईने की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को कोई ऐसी बात करने से रोक रहा था और श्रेया अपनी इस हरकत की माफी मांग रही थी। कुछ देर बाद श्रेया ने फिर से नंदिनी की ओर देखकर कहा, मेरा मतलब है मैंने खुद ही ये फैसला किया है कि आकाश की पोजीशन अब मैं संभालूंगी। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी धीरे धीरे श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर नंदिनी ने कहा, देखो श्रेया, मैं तुम्हें कई सालों से अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम में काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है। मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ भी दिनों में तुम बिजनेस चलाना भी सीख जाओगी, मगर मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें घर रहकर आराम करना चाहिए। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, श्रेया हैरान होकर नंदिनी को देखने लगी। श्रेया ने नंदिनी से कहा, क्यों, मुझे क्यों आराम करना चाहिए भाभी? अच्छी भली तो नजर आ रही हूँ मैं। श्रेया की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे नजर आने लगे थे। श्रेया की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। श्रेया की तबीयत में अब काफी ज्यादा गिरावट नजर आ रही थी, मगर श्रेया अपने आप को देखते हुए कहने लगी, मुझ में क्या खराबी नजर आ रही है आपको? मुझे क्यों आराम करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कंपनी की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेनी चाहिए। वैसे आप मुझे आराम करने के लिए क्यों कह रही हैं? तभी अचानक नंदिनी ने बात पलटते हुए कहा, श्रेया, तुम्हारी तबीयत में कोई खराबी नहीं है, मगर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम पेट से हो? तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना है। जैसे ही श्रेया ने नंदिनी की ये बात सुनी, श्रेया के चेहरे की मुस्कान अब काफी ज्यादा घबराहट में बदल गई। श्रेया ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे और धीरे से अपने सामने नजर आ रहे आईने में दिखने लगी। कुछ वक्त तक यूं ही श्रेया आईने में देखती रही। कुछ वक्त के बाद श्रेया फिर से अपने पेट की ओर देखकर गहरी सोच में डूब गई। नंदिनी भी जानना चाहती थी कि क्या उसकी बातों का कोई असर श्रेया पर हुआ था। कंपनी संभालने की जिद कर रही श्रेया को मनाने के लिए नंदिनी ने उसे अपने होने वाले बच्चे की याद दिलाई थी, मगर कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद श्रेया ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, मुझे अब जो भी करना है बस इसी के लिए करना है। मैं आज से कंपनी ज्वाइन करूंगी और फिर मुझे कहाँ कुछ करना है, जो कुछ भी करना है वो आकाश को करना है। आकाश डिसीजन लेती रहेगा और मैं आकाश के लिए हुए डिसीजन को अमल में लाती रहूंगी। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। श्रेया की ऐसी बात सुनकर नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया से क्या कहे। श्रेया की सारी बातों में हाँ में भरने के अलावा नंदिनी के पास और कोई चारा नहीं था। अब नंदिनी जान चुकी थी कि श्रेया को ऑफिस जाने से अगर और ज्यादा रोका गया तो हो सकता है कि इस बात का कोई विपरीत परिणाम श्रेया के मन पर आए। इसलिए श्रेया के साथ ज्यादा आर्गुमेंट ना करते हुए नंदिनी ने श्रेया से कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये कहने के बाद नंदिनी श्रेया के कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही नंदिनी श्रेया के कमरे के बाहर गई, श्रेया आईने में देखकर जोर जोर से हंसने लगी। श्रेया ने अपने मन में और अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा ली थी।
जिस दुनिया में आकाश अभी तक जिंदा था। आकाश सिर्फ श्रेया की मन की उपज था। श्रेया आकाश को इतना मिस कर रही थी कि श्रेया के लिए अब आकाश के बिना जीना मुश्किल हो गया था। मगर श्रेया ये भी जानती थी कि उसके लिए इस तरह से जान दे देना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पिंकी और आकाश के होने वाले बच्चे की जिम्मेदारियां श्रेया के कंधों पर थी। श्रेया का दिल और दिमाग जब इतनी बड़ी कंफ्यूजन में फंस गया, तब श्रेया के दिमाग ने अचानक आकाश की इमेज को श्रेया के दिमाग में पैदा किया। और आकाश की ये इमेज जो सिर्फ श्रेया को नजर आती थी, वो आज भी श्रेया के लिए जिंदा थी। श्रेया के लिए आकाश मरा नहीं था, मगर सच बात तो ये थी कि आईने में नजर आ रहा आकाश श्रेया की कल्पना का हिस्सा था, मगर इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। कुछ देर बाद श्रेया शावर लेकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। श्रेया ने एक बेहद शानदार कॉर्पोरेट सूट पहन रखा था। आकाश ने कुछ कॉर्पोरेट ब्लेजर और कॉर्पोरेट शर्ट ट्राउजर श्रेया के लिए भी बनवाए थे। जब भी आकाश देश से बाहर किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में के लिए जाता, तब श्रेया को अपने साथ जरूर लेकर जाता। और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग अटेंड करने के लिए श्रेया के पास भी कॉर्पोरेट कपड़ों का होना बहुत जरूरी था। इसलिए आकाश ने स्पेशली श्रेया के लिए वो कपड़े सिलवाए थे। कॉर्पोरेट सूट पहनने के बाद श्रेया काफी स्टाइलिश नजर आ रही थी। जैसे ही श्रेया ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकली, करण, नंदिनी, सिद्धार्थ सभी की नजर श्रेया पर पड़ी। सारे नौकर भी श्रेया के इस रूप को देखकर दंग रह गए। श्रेया का अंदाज काफी दहसिंग लग रहा था, मगर श्रेया की आंखें के नीचे गहरे काले धब्बे अब गुजरते पल के साथ जैसे बढ़ते जा रहे थे। श्रेया की आंखें एक जगह पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी श्रेया अपनी आंखें बड़ी कर देती तो कभी बिल्कुल छोटी कर देती। करण को देखते ही श्रेया करण के पास गई और करण के पांव छूकर कहने लगी, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा पापा। दरअसल कुछ दिनों के लिए आकाश छुट्टी पर है ना, तो आकाश की पोजीशन में संभालने वाली हूँ। करण श्रेया की इस बर्ताव को देखकर काफी हैरान हो रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उन्हें अपनी बेटी समान बहू पर काफी दया आ रही थी। वो चाहते थे कि किसी तरह वो श्रेया को होश में लाकर समझाएं कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो बस उसके मन का वहम था। मगर अब करण भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो श्रेया को होश में कैसे लाएं। जिसे श्रेया सच्चाई समझ रही थी उसे लोग पागलपन कहते थे। करण से आशीर्वाद लेने के बाद श्रेया घर से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। सिद्धार्थ ने श्रेया को रोकने की कोशिश की, मगर श्रेया बिना रुके घर से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने करण की ओर देखकर कहा, चाचा, ये आपने क्या किया? श्रेया को जाने क्यों दिया? आप जानते हैं ये उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालत में अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ क्या हो सकता है। श्रेया के पागलपन की बात अगर मार्केट में फैल गई और मार्केट के लोगों को यह पता लग जाता है कि एक पागल गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को लीड कर रही है, तो फिर जरा सोचिए हमारी कंपनी का क्या होगा। जैसे ही सिद्धार्थ ये बात पूरी हुई, करण ने अचानक से अपना एक हाथ उठाकर सिद्धार्थ को जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज पूरे गुलेरिया हाउस में गूंजने लगी। यहाँ तक कि नंदिनी भी सिद्धार्थ की ऐसी बातों पर काफी शर्मिंदा थी। करण ने सभी नौकरों के सामने सिद्धार्थ को तमाचा जड़ दिया था, जिससे सिद्धार्थ की आंखों में काफी ज्यादा शर्म नजर आ रही थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या रिएक्ट करे। जब करण को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने सबके सामने सिद्धार्थ के गालों पर तमाचा जड़ दिया था, तो अचानक ही करण ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माफ करना बेटा, वो तुम पर मेरा हाथ उठ गया, मगर मैं क्या करूं, तुमने बात ही कुछ ऐसी कही कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। श्रेया पागल नहीं है। श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने देखा है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रेया आकाश से कितना प्यार करती थी। आकाश के बिना जीना श्रेया के लिए नामुमकिन जैसे हो गया था। अब ऐसे हालत में हमें श्रेया को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो सच्चाई के साथ सामना कर सके, और इतने बुरे वक्त में हमें उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़े रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसके बारे में ऐसी बातें करें। सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे करण का थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके ईगो पर लगा था। सिद्धार्थ ने किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को संभालते हुए करण से कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ चाचा जी, मगर आप भी जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कंपनी को बचाने के चक्कर में मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हों, मगर मेरी भावनाओं को समझिए। मैं बस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की भलाई चाहता हूँ। आकाश ने जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाया है,
हम एक छोटी सी गलती की वजह से उस नाम को खाक में नहीं मिला सकते। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आकाश के देखे हुए सपने को हम जिंदा रख सके। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए चाचा जी, अगर कल को मार्केट में पता चलता है कि श्रेया की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हमारी कंपनी के साथ क्या हो सकता है। अरे बाहर के इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स की तो बात छोड़िए, हमारी कंपनी के अंदर हमारे लिए काम कर रहे लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। तब क्या करेंगे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लीगली मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रेया आकाश की पत्नी है, श्रेया का हक बनता है आकाश की हर चीज पर, और मैं भी आकाश के परिवार से उसके हक को नहीं छीनना चाहता। मैं तो बस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाना चाहता हूँ। जब तक पिंकी बड़ी ना हो जाए, आकाश का होने वाला बच्चा बड़ा ना हो जाए, तब तक मैं केयर टेकर की तरह इस कंपनी में बना रहूंगा। अब चाचा जी फैसला आपको लेना है, आप क्या करना चाहते हैं। करण अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि सिद्धार्थ क्या कहना चाहता था, मगर कभी कभी करण को सिद्धार्थ के इंटेंशन पर भी काफी डाउट होता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ जो बात कह रहा था उसे प्रैक्टिकली समझा जाए या किसी की साजिश का हिस्सा। वहाँ रोहित और भूमिका इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर वो छुपा हुआ ताकतवर दुश्मन कौन था, जिसके बारे में पता लगाना स्पेशल डिपार्टमेंट और खुद मारवा खानदान के एजेंट के लिए भी ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। रोहित को अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर इंसान था, जो अपने परिवार के सबसे बड़े दुश्मन को ढूंढने तक में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट होने के नाते और एक जमाने में इंपीरियल ग्रुप का हेड होने के नाते खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म करना रोहित के लिए बाएं हाथ का काम था। मगर उसी पावरफुल रोहित के लिए अनिका के किडनैपर के बारे में एक सुराग भी इकट्ठा कर पाना नामुमकिन हो रहा था। जंगल के बीच में बड़े तालाब से वापस आते वक्त भूमिका ने रोहित से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अनिका के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है। चलो मैं इतना समझ सकती हूँ कि पैसे वाले खानदान की बहू बेटियों बच्चों को कई बार किडनैप किया जाता है पैसे के लिए, फिर सैरन सम में कुछ पैसे मांगकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मगर यहाँ तो अनिका को किडनैप किया गया था लेकिन पैसों की कोई मांग भी नहीं की, और फिर किडनैपर ने अनिका को बिना पैसों की डिमांड किए ही छोड़ भी दिया। अनिका घर वापस आती है मगर उसकी याददाश्त चली जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह दुश्मन कौन है और उसका मोटिव क्या है। कार चला रहे रोहित ने गहरी सोच में डूबने के बाद अचानक गाड़ी का गियर बदलते हुए भूमिका से कहा, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई दुश्मन है या कोई दोस्त। भूमिका रोहित की यह बात सुनकर हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। भूमिका ने रोहित से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। रोहित खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। रोहित ने बस बात घुमाते हुए भूमिका से कहा, मैं तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस छोड़ देता हूँ। वहाँ से कुछ वक्त के लिए मैं मारवा हेड ऑफिस जाता हूँ। काफी दिन हो गए हैं मैं ऑफिस नहीं गया। भूमिका ये बात जानती थी कि भले ही अनिका की याददाश्त चली गई थी, मगर अब कम से कम रोहित को एक बात की तसल्ली थी कि अनिका घर लौट आई थी और अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित थी। इसीलिए कई दिनों बाद रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस जाने की बात कही थी। भूमिका को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस ड्रॉप करने के बाद रोहित सीधे सेंट्रल दिल्ली में बनी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस चला गया। जैसे ही रोहित कई दिनों के बाद अपने हेड ऑफिस में अपनी केबिन में दाखिल हुआ, एक के बाद एक कई लोग रोहित से मिलने की दरख्वास्त करते रहे। रोहित की पर्सनल सेक्रेटरी रोहित के केबिन में आई और कहने लगी, सर काफी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसे पहले भेजूं और किसे बाद में। तभी रोहित ने हवा में अपना एक हाथ लहराते हुए अपनी सेक्रेटरी से कहा, तुम एक काम करो, चिराग मेहता को अंदर भेज दो। रोहित की बात सुनते ही रोहित की पर्सनल सेक्रेटरी रोहित के केबिन से बाहर चली गई। रोहित अपने डेस्क पर बैठ गया और अपना एक हाथ अपने सिर पर रखकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद चिराग ने रोहित के केबिन का दरवाजा खटखटाया। चिराग जैसे ही रोहित के केबिन में आया, उसने रोहित से कहा, रोहित सर, अगर आप बुरा न माने तो हमारी सेल्स टीम के हेड आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित ने अपना हाथ अपने सर से हटाया और चिराग की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही रोहित का जवाब चिराग को मिला, चिराग ने बाहर किसी को इशारा करते हुए कहा, आइए रस्तोगी साहब।
आइए अंदर। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मिस्टर रस्तोगी रोहित के सीमेंट इंडस्ट्रीज के सेल्स हेड थे। जैसे ही मिस्टर रस्तोगी अंदर आए, रोहित ने उनसे कहा, कहिए मिस्टर रस्तोगी, क्या काम है आपको मुझसे? तभी मिस्टर रस्तोगी ने एक बड़ी सी फाइल रोहित के सामने रखते हुए कहा, सर, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन में हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं। हमारी आउटपुट कैपेसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। रोहित हैरान होकर फाइल खोलकर उसमें लिखी बातें पढ़ने लगा। सामने बैठे रस्तोगी जी ने रोहित से कहा, दरअसल बात यह है कि आकाश बाबू की मौत के बाद कई लोग गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ऑर्डर पीछे खींचकर हमें देना चाहते हैं। जैसे ही रोहित ने मिस्टर रस्तोगी की यह बात सुनी, रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रस्तोगी जी ने रोहित के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर, दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर मिल रहे हैं। वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास से कई सारे क्लाइंट्स अब अचानक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में हमारी कंपनी की आउटपुट कैपेसिटी कम है और ऑर्डर बहुत ज़्यादा। रस्तोगी जी की बात खत्म होते ही चिराग ने भी रोहित के पास अपना लैपटॉप रखा और लैपटॉप स्क्रीन रोहित की ओर घुमाते हुए कहा, बाकी सब इंडस्ट्री की भी यही हालत है। ये देखिए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, हर एक इंडस्ट्रीज के साथ यही हो रहा है। दरअसल बात यह है कि जब से बाजार में ये खबर फैली है कि आकाश गुलेरिया की मौत के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कई हिस्सों में बंटने वाली है, लोग उनसे दूर होना चाहते हैं। बिकॉज पीपुल आर सीइंग अ हग डाउनफॉल। मार्केट में कुछ एनालिस्ट तो ये भी प्रोसीड कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक ब्रेक डाउन की ओर आगे बढ़ने वाली है। तब ऐसे में क्लाइंट्स को डर लग रहा है कि वो अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े रहें तो उनके डाउनफॉल के साथ साथ उनकी कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसीलिए अचानक लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। मिस्टर रस्तोगी और चिराग की बात सुनने के बाद अचानक ही रोहित ने फाइल के पन्नों को एक के बाद एक पलटना शुरू किया। इसके बाद चिराग के लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देर देखने के बाद अचानक ही रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित के चेहरे पर इस तरह से मुस्कुराहट देखकर मिस्टर रस्तोगी और चिराग दोनों हैरान हो गए। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि रोहित उस किस्म का आदमी नहीं था कि किसी की मौत पर होने वाले फायदे की डील पर इस तरह से खुशियां मनाए, मगर रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और रोहित के चेहरे की मुस्कुराहट चिराग और मिस्टर रस्तोगी साफ साफ देख पा रहे थे। जब रोहित ने देखा कि चिराग और मिस्टर रस्तोगी उसकी मुस्कान को गलत तरीके से ले रहे थे, तब रोहित ने फाइल बंद करते हुए चिराग की ओर देखकर कहा, मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आज इन क्लाइंट्स ने ये बात प्रूव कर दी कि ये पूरी की पूरी दुनिया अब सिर्फ फेस वैल्यू पर चलती है। चिराग और मिस्टर रस्तोगी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, फेस वैल्यू समझते हो ना आप लोग? हम बाजार में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे को अपॉइंट करते हैं हमारा प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए, क्योंकि लोग प्रोडक्ट के साथ नहीं मगर उस प्रोडक्ट से जुड़े चेहरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। आजकल की मार्केट में कोई साबुन इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो साबुन त्वचा के लिए अच्छा है या नहीं, बस वो ये देखता है कि टीवी पर इस साबुन से नहाते हुए कौन सा बॉलीवुड का सितारा नजर आता है। सॉफ्ट ड्रिंक से होने वाले नुकसानों को ताक पर रखते हुए लोग सिर्फ यही सोचकर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं कि उनका चहेता बॉलीवुड का सितारा उस सॉफ्ट ड्रिंक की एक घूंट लगाकर कई जमबाज और दिलेर एक्शन सीन करता है। सारा का सारा नजरिए खेल का है। चिराग बड़ी ही हैरानी से रोहित की बात सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के साथ रोहित के इस लॉजिक का क्या कनेक्शन था। रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आज गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जो क्लाइंट दौड़कर हमारे पास आए हैं, उन्होंने यह बात साबित कर दी कि वो लोग सिर्फ फेस वैल्यू पर डील करना जानते हैं। हमें उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। जरा मुझे एक बात बताओ कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक हिस्से में बटे या 7 हिस्से में बटे, क्या उससे उनके प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। वही सेम प्रोडक्ट उन्हें आकाश की मौत के बाद भी मिलने वाला है जो आकाश की मौत के पहले मिलता था। इन लोगों ने ऐसा करके ये साबित नहीं किया कि वो आकाश से कितना प्यार करते थे, बल्कि अब आकाश के चले जाने के बाद एक तरह से ये लोग आकाश की पीठ में खंजर मार रहे हैं।
जब चिराग और मिस्टर रस्तोगी ने पहली बार रोहित को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, तब एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा था जैसे आकाश की मौत की वजह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को फायदा होने वाला था। उस बात को लेकर रोहित को खुशी हो रही थी, मगर अब रोहित का लॉजिक समझने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि दरअसल रोहित उन क्लाइंट्स पर ताना कस रहा था, जो लोग ऐसे हालात में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का साथ छोड़कर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना चाहते थे। तभी रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रस्तोगी जी और चिराग की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर वो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम भी उन्हें मना नहीं करेंगे, मगर मुझे बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। रोहित के सवाल पर चिराग और मिस्टर रस्तोगी एक दूसरे को देखने लगे। चिराग ने रोहित को समझाते हुए कहा, सर, बात दरअसल ये है कि डिमांड में तो अचानक इतनी बढ़ोतरी आ गई है, मगर हमारी ज़्यादातर कंपनीज इन सारी डिमांड को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाएगी। अगर रॉ मटेरियल इकट्ठा भी कर लेते हैं तो हमारी मशीन कैपेसिटी तो रातों रात बढ़ाई नहीं जा सकती। इसका मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि चिराग क्या कहना चाहता था। इतने बड़े बुल्स ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनीज के आउटपुट बढ़ाने होंगे, और आउटपुट बढ़ाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। एक तो बढ़ाए गए ऑर्डर्स को आउटसोर्स करके बाहरी कंपनी से बनवा कर मंगवाया जाए और उस पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर आगे बेच दिया जाए, या फिर अपनी ही कंपनी के अंदर आउटपुट बढ़ाने के लिए मशीनरी लगाई जाए और रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाए। इस तरह से रातों रात हर कंपनी का एक्सपेंशन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल था, और रोहित जानता था कि अगर इतने बड़े क्लाइंट बेस को बिजनेस के लिए मना कर दिया जाए तो वह किसी तीसरे कंपटीटर के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकता था। और बिजनेस में रहकर बिजनेस में जीत हासिल करने का सिर्फ यही मतलब नहीं था कि खुद की काबिलियत को साबित करके अपनी कंपनी को सबसे पावरफुल बनाओ, बल्कि उसका एक मतलब ये भी था कि अपने कंपटीटर को अपने मुकाबले पर खड़ा करने के से रोको। अगर रोहित इतने बड़े बल्क ऑर्डर को जाने देता है तो मारवा इंडस्ट्रीज और गुलेरिया इंडस्ट्रीज के बाद एक और इंडस्ट्रीज इन सारे ऑर्डर्स को अपने नाम करके मैदान में उतर सकती थी, और कहीं न कहीं ये मारवा इंडस्ट्रीज के साथ साथ गुलेरिया इंडस्ट्रीज के लिए भी नुकसानदायक हो सकता था। पूरी सिचुएशन को समझने और सुनने के बाद रोहित कुछ देर तक अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोहित काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। मिस्टर रस्तोगी और चिराग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित इतनी गहरी सोच में क्यों था। मिस्टर रस्तोगी ने चिराग की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है चिराग सर, हमारी कंपनी से जितना हो सकता है उतना ही ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके ऊपर का सर प्लस ऑर्डर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सप्लाई करने में हमें जरा सा भी चूक कर दी तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा हमें चुकाना पड़ सकता है। रोहित सर की पॉलिसी और उनके वसूलों के मुताबिक अगर हम क्लाइंट्स को दिए गए टाइम और क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा माल डिलीवर नहीं करते हैं तो हम उन्हें पूरे पैसे भी रिफंड करते हैं और माल भी वापस नहीं मांगते। अगर इनकी बिजनेस पॉलिसी को देखा जाए तो फिर हमें ये सरप्लस ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम मैं अपनी सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में तो जरूर कह सकता हूँ कि हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अपनी बड़ी उम्मीद से ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, इसलिए आपको आगाह करना मेरा कर्तव्य है। सच कहूँ तो आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज में मेरे कलिंग इतने बड़े ऑर्डर्स को सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आउटपुट एक्सपेंशन के लिए भी तरह तरह के नुस्खे लगाए जा रहे हैं, मगर मैंने उन सबके इस प्रपोजल को खारिज कर दिया और इसीलिए आज आपके पास आया हूँ। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो सोचा है वह सही सोचा है। मिस्टर रस्तोगी की बात सुनने के बाद रोहित ने अचानक ही अपनी जगह से उठते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और रस्तोगी से कहा, गलत, आपने बिल्कुल गलत किया। आपने एक बार भी सोचा समझा नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें सारे के सारे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। रोहित की यह बात सुनकर चिराग और मिस्टर रस्तोगी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। चिराग आगे बढ़कर रोहित से कुछ कहने ही वाला था कि रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए मिस्टर रस्तोगी और चिराग से कहा, जितने भी ऑर्डर आए हैं मार्केट में सारे के सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लो। इससे पहले कि चिराग कुछ कहने की कोशिश करता,
रोहित ने चिराग की बात काटते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जितने भी ऑर्डर्स आए हैं सारे के सारे अभी के अभी एक्सेप्ट करो। इतना बड़ा बिजनेस का मौका मिला है हमें, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चिराग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित भी बाकी बिजनेसमैन की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का भूखा था, और खास करके तब जब रोहित और चिराग दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह का बल्क ऑर्डर लेने पर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता था। क्वालिटी स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते थे, प्रॉमिस की हुई डिलीवरी डेट्स की कॉम्प्राइज हो सकती थी। अचानक ही आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में पूरे के पूरे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो सकता था। इतनी सारी बातों को मैनेज करना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता था, और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज से पहले किसी भी दिन इस तरह का लॉस नहीं हुआ था। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग ज़्यादा करके देश के और दुनिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में से आया करते थे, और रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैनेजमेंट के स्मूथ ऑपरेशन का भी कितना बड़ा हाथ होता था। मिस्टर रस्तोगी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बेहद पुराने मुलाजिम थे, और वो कई सालों से वफादारी और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते आए थे। रोहित को इस तरह दौलत की लालच में अंधा होते हुए देखकर मिस्टर रस्तोगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो जो प्रस्ताव लेकर आए थे वो सुनकर रोहित शायद खुश होगा, मगर रोहित ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि वो ये बात तो नहीं जानते थे। रोहित की बात सुनने के बाद मिस्टर रस्तोगी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, इस कंपनी में वही होगा जो आप कहेंगे। आप कहते हैं कि सारे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेने चाहिए तो ऐसा ही होगा, मगर हाँ, साथ ही साथ मैं इंडस्ट्रीज के साथ अपना एसोसिएशन खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा सरप्लस ऑर्डर एक्सेप्ट करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। देयर विल बी कंप्लीटेड चॉस इन दिस मार्केट। रोहित बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए मिस्टर रस्तोगी की बात सुनता रहा। मिस्टर रस्तोगी ने अपना सर तो झुका लिया था, मगर उनके मन में रोहित के लिए इतने सालों से जो इज्जत थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही थी। मिस्टर रस्तोगी ने गहरी सांस लेते हुए रोहित से कहा, सर, इतने सालों तक मैं समझता था कि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक हैं, जो प्रॉफिट भी करना जानते हैं और साथ ही साथ अपने काम करने वाले लोगों की और अपने क्लाइंट्स के इमोशंस को भी समझते हैं। मगर मैं नहीं जानता था कि आपके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही है, और वह है। इससे पहले मिस्टर रस्तोगी अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक मिस्टर रस्तोगी के कानों पर रोहित की तेज आवाज पड़ी। रोहित ने कहा, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बर्बादी। रोहित की यह बात सुनकर मिस्टर रस्तोगी और चिराग हैरान होकर रोहित को देखने लगे। चिराग मेहता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। चिराग काफी सालों से रोहित के साथ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रोहित का सेक्रेटरी बनकर रहा था, मगर आज तक चिराग ने रोहित का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो रोहित की बात सुनकर हैरानी में पड़ गया। क्या सचमुच रोहित गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बर्बादी चाहता था? और इतने सालों तक आकाश का दोस्त बनने का ढोंग कर रहा था। रोहित की बात सुनने के बाद मिस्टर रस्तोगी और चिराग हैरान होकर मन ही मन ये सारी बातें सोचने लगे। तभी अचानक रोहित ने अपनी दोनों आंखें मसलते हुए कहा, तुम लोग क्या समझते हो? ये सरप्लस ऑर्डर अपने नाम करके मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहता हूँ? तो नहीं, मैं उसे बर्बाद होने से रोकना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर रस्तोगी और चिराग दोनों हैरान हो गए। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए और धीरे धीरे अपने केबिन में बनी खिड़की की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित ने अचानक ही अपनी जेब से सिगार निकाली और सिगार को मुंह में रखकर सिगार को लाइट कर दी। चिराग रोहित को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो गया। चिराग के सामने रोहित ने इससे पहले सिगार बहुत कम बार पी थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि आज तक रोहित ने कभी भी अपने ऑफिस में अपने केबिन में सिगार नहीं जलाई थी। अपने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ते हुए रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चिराग, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के उन पहलुओं को देखो जिन पहलुओं पर लोगों की नजर नहीं पड़ती। अगर तुम किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हो
तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम उसे नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हो, तभी तुम उसे दरअसल अच्छी तरह से जान पाते हो और उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हो। इस वक्त बाजार के सारे क्लाइंट्स गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़कर हमसे जुड़ना चाहते हैं, मगर मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतनी आसानी से डूबने नहीं दूंगा। आकाश मेरा दोस्त था, भले ही बिजनेस में हम कंपटीटर्स थे। पिछले कुछ महीनों में आकाश मुझे भारी टक्कर देकर हमारी इंडस्ट्री से आगे भी निकल गया था। हाँ आकाश अगर जिंदा होता तो मैं उसे कांटे की टक्कर देता। ये सारे सप्लायर्स ऑर्डर्स उनसे छीनने के लिए तरह तरह के दांव भी खेलता, मगर आज आकाश हमारे बीच मौजूद नहीं है। मुझे इस बात का बेहद दुख है और इसीलिए एक दोस्त होने के नाते अब मेरा एक फर्ज बनता है कि आकाश की डूबती हुई कंपनी को मैं किसी तरह से बचाऊं। मेरे दोस्त ने जो सपना देखा था उसे साकार करने में अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। चिराग और मिस्टर रस्तोगी दोनों हैरान थे कि आखिर रोहित सर प्लस ऑर्डर अपने नाम करके आकाश की मदद कैसे करना चाहते थे। रोहित ने सिगार का धुआं मुंह से छोड़ते हुए चिराग की ओर पलटकर देखा और कहा, चिराग मुझे ये बताओ कि अक्सर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं। मेरा मतलब है कि अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है तो हम उस सप्लायर्स ऑर्डर को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद चिराग ने कहा, हम ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं और फिर क्वालिटी चेक करके अपनी कंपनी में करवाने के बाद प्रोडक्ट पर अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर आगे बेच देते हैं। रोहित ने सिगार अपने मुंह में डाली और धीरे धीरे अपने कदम चिराग की ओर आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, बस इस बार भी हमें यही करना है, मगर इस बार इस प्लान में एक छोटा सा ट्विस्ट है। चिराग और मिस्टर रस्तोगी भी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित क्या कहना चाहता था। सर प्लस ऑर्डर अपने नाम करके उसे आउटसोर्स करके वो गुलेरिया कंपनी की मदद कैसे करना चाहता था। रोहित ने फिर से अपने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ते हुए चिराग से कहा, इस बार कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकले हुए क्लाइंट्स का ऑर्डर तो एक्सेप्ट करेंगे, मगर उनका ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स बाजार में किसी और को नहीं देंगे, बल्कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को ही देंगे। रोहित की ये बात सुनकर चिराग दंग रह गया। रोहित का ये मास्टर स्ट्रोक सुनकर चिराग के होश उड़ गए और साथ ही साथ मिस्टर रस्तोगी के चेहरे से जो खुशी गायब हो चुकी थी वह वापस लौट आई थी। मिस्टर रस्तोगी को अब यकीन हो चुका था कि उनके बॉस बिल्कुल बदले नहीं थे। वो वही इंसान थे जो आज भी लोगों की इज्जत करना जानते थे और बिजनेस की कूटनीतियों को भी अच्छी तरह से समझ सकते थे। रोहित का ये मास्टर स्ट्रोक सुनने के बाद मिस्टर रस्तोगी ने टेबल पर रखी हुई फाइल फिर से अपने हाथ में पकड़ ली और कहा, सर अब मेरी समझ में आया कि आप इतनी कम उम्र में भी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। क्योंकि हम लोग जहां पर बात सोचना छोड़ देते हैं वहीं से आप बातें समझना शुरू करते हैं। बिजनेस के साथ साथ दोस्ती निभाना कोई आपसे सीखे। रोहित मारवा ने अपना एक हाथ चिराग के कंधे पर रखकर कहा, दोस्त अगर दुनिया में नहीं रहा तो क्या हुआ, दोस्ती तो हमेशा रहेगी। हाँ इस ट्रांजैक्शन में छोटे मोटे खर्च लगेंगे और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग पैकेजिंग वगैरह वगैरह हो सकता है कि हमारी कंपनी को छोटा सा नुकसान उठाना पड़े, मगर ठीक है दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे छोटे मोटे नुकसान के बदले में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अगर डूबने से बचाया जा सकता है तो फिर ये नुकसान तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। चिराग भी रोहित की यह बात सुनकर काफी इम्प्रेस हो गया था। चिराग के दिल में रोहित के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। चिराग और मिस्टर रस्तोगी को सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित ने चिराग से कहा, चलो मैं तो कुछ ही देर के लिए ऑफिस आया था, अब तुम सब कुछ अब अच्छी तरह से संभाल के रखो। तो मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस आने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की यह बात सुनते ही चिराग के चेहरे पर मायूसी छा गई। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि रोहित के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी। अनिका की कंडीशन को लेकर चिराग भी काफ़ी परेशान था और वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त जो रोहित उसके सामने मुस्कुरा रहा था असल में उसकी क्या हालत थी। चिराग ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर आपकी तरह इस कंपनी को नहीं चला सकता।
आपके परिवार को इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मगर बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द अनिका मैडम बिल्कुल ठीक हो जाएं और आप दोबारा अपनी पोजीशन पर लौट आएं, क्योंकि ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर लौट आएगी और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सेकेंड नंबर पर। रोहित ने अपना सर झुकाकर चिराग की पीठ थपथपाते हुए कहा, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को किस नंबर से या किसी तरह के नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आना है, इसके लिए हमें बेहतर बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है और ना कि अपने कंपटीटर की ऐसी हालत का फ़ायदा उठाकर उसके क्लाइंट्स को छीनने की। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से मारवा इंडस्ट्रीज को दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। चिराग को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित अपने केबिन से बाहर निकल गया। रोहित मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस से निकलकर सीधा घर लौटने के लिए अपनी कार में बैठ गया। खिड़की से बाहर जाकर झांक रहे रोहित को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई और कब वो गहरी नींद में सो गया। अचानक रोहित के कानों पर उसके ड्राइवर की आवाज पड़ी। ड्राइवर ने रोहित को जगाते हुए कहा, सर जाग जाइए सर, घर आ गया है सर। ड्राइवर भी अच्छी तरह से जानता था कि पिछले कई दिनों से रोहित कितने टेंशन से गुजर रहा था, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रोहित कार में बैठे हुए गहरी नींद में इस तरह से सो गया था। रोहित हमेशा ही कंप्यूटर या अपने टेलीफोन पर किसी न किसी के साथ बात करता हुआ नजर आता था, मगर उस ड्राइवर ने इतने साल की नौकरी में पहली बार दिखा था जब रोहित बैक सीट पर गहरी नींद में सो गया था। रोहित जैसे ही अपनी कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगा, रोहित ने देखा कि राजलक्ष्मी की कार भी मारवा हाउस के मेन गेट से एंटर हो रही थी। राजलक्ष्मी खुद ही तेजी से ड्राइव करके मारवा हाउस के मेन गेट की ओर जा रही थी। राजलक्ष्मी को इतनी जल्दी आते हुए देखकर रोहित वहीं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रोहित को लगा राजलक्ष्मी कोई ऐसी खबर जरूर लेकर आई थी जो अनिका से जुड़ी थी। राजलक्ष्मी ने मारवा हाउस के सामने आते ही जोर से ब्रेक मारी। राजलक्ष्मी रोहित को देखकर जल्दी से अपनी कार से उतरी और हाथों में कुछ फाइल्स लेकर रोहित के पास आई। रोहित ने राजलक्ष्मी को इस तरह से आते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ राजलक्ष्मी, इतनी सारी फाइल लेकर क्यों आई हो? राजलक्ष्मी ने वो फाइल रोहित की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, सर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आया है हमारे हॉस्पिटल में। एक 65 साल के इंसान को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उसे बचाना बेहद मुश्किल है। अब उसे बचाने के लिए एक सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के बिना उनका बचना नामुमकिन है और मैंने सारे सीनियर डॉक्टर्स को उनकी रिपोर्ट्स भेजी है। वो सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 65 साल की उम्र होने की वजह से उनके शरीर में अब वो ताकत नहीं रही कि वो इतना मैसिव ब्रेन स्ट्रोक सह सकें और सर्जरी के बाद भी उनके बचने के चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी सर्जरीज में कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाती है तो पेशेंट का बचना नामुमकिन हो जाता है और फिर सारा का सारा इल्जाम डॉक्टर पर लगा दिया जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी आजकल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में हाथ डालने से कतराते हैं और सर इन बुजुर्ग के केस में भी ऐसा ही हुआ है। ज्यादातर डॉक्टर्स इनके केस में हाथ नहीं डालना चाहते, मगर सभी सीनियर डॉक्टर्स बस एक ही बात कह रहे हैं, इस पेशेंट को बचाने के लिए अगर कोई एक डॉक्टर काबिल है तो वो है सिर्फ डॉक्टर अमृता। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर कुछ देर हैरानी से देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो राजलक्ष्मी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अनिका की हालत इस वक्त कैसी है। अरे उसे तो खुद का नाम भी नहीं पता, तो क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि ऐसी हालत में अनिका जाकर उस पेशेंट की सर्जरी करे? तुम जानती हो ना ये उस पेशेंट के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, और मैं भी कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। अरे रिस्क तो तब होगा जब अनिका ऐसा कुछ करेगी। अनिका तो घर से बाहर अकेली नहीं निकल सकती, वो सर्जरी कैसे कर सकती है किसी की? क्या तुम जानती नहीं कि अनिका सब कुछ भूल गई है? रोहित की बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, सर यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो सब कुछ भूल चुकी है, मगर कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं भूली। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान होकर राजलक्ष्मी को देखता रहा। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर मेरा मतलब है मैडम अपनी भाषा नहीं भूली, वो चलना नहीं भूली, वो सांस लेना नहीं भूली।
रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि राजलक्ष्मी उससे क्या कहना चाहती थी। इससे पहले कि रोहित राजलक्ष्मी की इस बात का कोई जवाब देता, राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम की याददाश्त चली गई है, मगर जो बातें मैडम के सब कॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती है वो तो वैसी की वैसी है। जैसे कि डॉक्टर सेठी ने समझाया था, चलना फिरना बोलना, मैडम ये सब कुछ नहीं भूली। मेरा मतलब है कि अगर मैडम रास्ते में चल रही हो और अचानक ही मैडम के सामने कोई आदमी आकर उन पर पत्थर फेंके, तो उस पत्थर से बचने के लिए मैडम उस पत्थर को रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये रिएक्शन और ये बातें मैडम के सब कॉन्शियस माइंड में फीड है। हमें बस मैडम के सब कॉन्शियस माइंड को इतना जगाना है कि मैडम का सब कॉन्शियस माइंड मैडम को अपने अतीत के साथ जोड़ सके। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। रोहित की आंखों में अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अनिका की याददाश्त लौटने का कोई तरीका तुम्हें मिला है? राजलक्ष्मी की बातों से रोहित के चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित को इतना परेशान देखकर राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर, मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ ये केस स्टडी देखकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैडम एक बार ये केस स्टडी पढ़ें। अगर केस स्टडी को पढ़ने के बाद मैडम का दिमाग रिएक्ट करने लगता है तो हो सकता है कि मैडम अपनी बीती जिंदगी के साथ वापस जुड़ सकती हैं। हो सकता है कि मैडम की डॉक्टरी की पढ़ाई ही उन्हें अपने अतीत के साथ जोड़ सके, और अगर पेशेंट के नसीब में जिंदगी लिखी है तो मैडम के अंदर छुपी डॉक्टर अमृता फिर से जाग जाएंगे और अगर इस पेशेंट को जरूर बचा लेंगे। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा होना तो नामुमकिन था, मगर रोहित अनिका को अपने अतीत से जोड़ने के लिए कोई कदम पीछे हटाना नहीं चाहता था। अनिका को अगर सब कुछ याद आ जाता है तो वो पेशेंट का ऑपरेशन कर सकती थी, और अगर अनिका पेशेंट के केस हिस्ट्री पढ़ने के बावजूद ये याद नहीं कर पाती कि वो एक डॉक्टर थी, तो इससे पेशेंट का नसीब और साथ साथ रोहित की बदकिस्मती समझा जा सकता था। रोहित के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए राजलक्ष्मी के हाथों में जो फाइल थी उसे अपने हाथ में लेते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। रोहित और राजलक्ष्मी दोनों मारवा हाउस में दाखिल हुए। टेरेस गार्डन से लौटने के बाद आयशा ने तीनों बच्चों को अनिका को खाना खिला दिया था, और अब बच्चे लिविंग रूम में बैठकर अनिका के साथ जिंदगी से जुड़ी बीती बातें शेयर कर रहे थे। कभी अनिका बच्चों की बातों को सुनकर हंसने लगती तो कभी अनिका को काफी हैरानी होती थी। अनिका ये सोचकर ज्यादा हैरान हो रही थी कि इतनी प्यारी और इतनी सारी बातें अनिका की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई थी, मगर अनिका को इनमें से कोई बात नहीं याद थी। अनिका का परिवार पिछले कुछ सालों से कई अप्स एंड डाउन से गुजर चुका था, मगर अनिका को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि बच्चों ने अनिका को ये भी बताया था कि वो डॉक्टर अमृता बनकर पूरी दुनिया में कितनी मशहूर थी और उसने कितने कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व करके कितने लोगों की जानें बचाई थी। अनिका ये सब कुछ सुनकर काफी हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी प्रभावशाली लाइफ होने के बावजूद अचानक उसके साथ एक दिन ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी बीती जिंदगी की हर बात भूल गई थी। राजलक्ष्मी जो अनिका और बच्चों के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, उसे भी कहीं न कहीं इसी पल का इंतजार था। राजलक्ष्मी जो प्लानिंग लेकर आई थी, कहीं न कहीं बच्चों ने वो काम पहले से शुरू कर दिया था, इसलिए राजलक्ष्मी की प्लानिंग को एग्जीक्यूटिव करना अब राजलक्ष्मी के लिए ज्यादा आसान हो गया था। रोहित के हाथों से फाइल अपने हाथ में लेते हुए राजलक्ष्मी ने अनिका के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, मैडम, आज तो हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया है जिसकी जान सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। राजलक्ष्मी की बात सुनकर अनिका खामोश रही, मगर हैरानी से राजलक्ष्मी की ओर देखती रही। राजलक्ष्मी ने अनिका को फाइल पकड़ाते हुए कहा, मैडम देखिए ना, ये एक 65 साल के आदमी का केस है। उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मगर उनकी सर्जरी करना बेहद जरूरी है। सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आप ये सारी रिपोर्ट देकर बताइए ना कि उन्हें बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजलक्ष्मी उससे ये सवाल क्यों पूछ रही थी। अनिका को खुद का नाम नहीं पता था, फिर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कैसे सॉल्व कर सकती थी। राजलक्ष्मी ने अनिका को पूरा केस समझाती हुई कहा, दरअसल इस पेशेंट की एक पत्नी है जो 60 साल की है। इस दुनिया में इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है।
अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी पत्नी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। इनके ना तो कोई बच्चे हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ है। जरा आप सोचिए, एक इंसान के साथ जब दूसरे इंसान की जिंदगी जुड़ी हो तो हमारी जिम्मेदारी भी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। राजलक्ष्मी की बात पूरी होने के बाद अनिका बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चे भी बड़ी उम्मीद से अपनी माँ को देख रहे थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजलक्ष्मी को क्या जवाब दे। अनिका ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मगर मैं। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या कहे। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, मगर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक बार इस पेशेंट की फाइल को पढ़िए। हो सकता है कि आपको फाइल पढ़ने के बाद कुछ याद आ जाए। राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद अनिका कुछ देर तक हैरानी से राजलक्ष्मी और बच्चों को देखती रही। बच्चे भी बड़ी उम्मीद से अपनी माँ की ओर देख रहे थे। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका का एक हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा प्लीज गिव इट अ ट्राई, प्लीज मम्मा, हमारे लिए। अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़े ही प्यार से अनिका को देख रहे थे, जैसे कि आंखों ही आंखों से वो अनिका को कह रहे थे कि अनिका को एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इन सबकी उम्मीदों पर खरी कैसे उतरे, मगर अनिका भी जानती थी कि अगर वो अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ना चाहती थी तो कहीं न कहीं से उसे शुरुआत भी करनी थी। और जैसा कि बच्चों ने अनिका को बताया था कि वो इस देश की नहीं बल्कि इस दुनिया की कितनी सफल डॉक्टरों में से एक थी, तो अनिका को भी इस बात पर ताजुब हो रहा था कि उनकी जिंदगी में इतना कुछ हो चुका था, फिर भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अनिका ने धीरे से वो फाइल खोली और फाइल में लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। अनिका को फाइल में लिखे ज्यादातर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अनिका के सब कॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही शब्द अब मौजूद थे जो ज्यादातर बचपन में सिखाए जाते थे, जो इंसान के जहन के अंदर बस चुके थे। मगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो डेली जिंदगी में काफी कम इस्तेमाल होती थी, वह सारे शब्द अनिका की समझ के बाहर थे। अनिका के लिए उस पेशेंट की फाइल पढ़ना बेहद मुश्किल था। स्कैन की रिपोर्ट, बाकी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह पढ़ना तो अनिका के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कुछ देर तक फाइल को पढ़ने की कोशिश करने के बाद अनिका के चेहरे पर परेशानी और हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनिका के माथे से पसीना बहने लगा था। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को किसी ने ऐसा कोई टास्क दे दिया था जिसे पूरा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, मगर उस टास्क से अपने कदम पीछे लेना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। अनिका ने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, मैं इसे नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन अब उदासी में बदलने लगा था। अनिका की हालत देखकर तीनों बच्चों को अपनी माँ पर काफी ज्यादा दया आने लगी थी। तभी अनिका के गालों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए रिया ने कहा, मम्मा डोंट वरी, अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता तो किताबें रख दीजिए। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि रिया ऐसा क्यों कह रही थी। रिया के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, ये किताब नहीं है बल्कि फाइल है, फाइल, और वो भी किसी पेशेंट की रिपोर्ट है। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अभी एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें अब काफी मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। तुम मम्मा की हालत में अपने आप को देख रही हो और इसीलिए यह सब कुछ कह रही हो। तभी आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। अनिका अभी भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान लग रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मम्मा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपको इनमें से कोई शब्द समझ में नहीं आते, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आते तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के जमाने में ये इंटरनेट ही हम सब का सबसे अच्छा टीचर है। आपको इसमें से जो भी शब्द नहीं समझ में आते, जो भी बातें नहीं समझ में आती, आप इंटरनेट पर उन बातों का मतलब जान सकती है। ये देखिए। यह कहते हुए अलेक्जेंडर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और अनिका से कहा, ये देखिए मम्मा, आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके आपको जो चाहिए वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकती हैं और देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर सीधे और सरल शब्दों में आपको हर बात यहाँ पर समझ आ जाएगी। अलेक्जेंडर की इस बात से अनिका के चेहरे की परेशानी अब काफी बड़े सरप्राइज में बदल गई थी। अनिका ने बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर का मोबाइल फोन अपने हाथों में लिया और बड़े ही गौर से मोबाइल स्क्रीन पर देखने लगी। ये वक्त अनिका के लिए किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं था।
जो बातें इंसान का दिमाग नहीं समझ पा रहा था, वो सारी बातें एक छोटा सा यंत्र कैसे समझ सकता था। यह बात अब अनिका के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। देखते ही देखते अनिका उस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप करके अलग अलग बातें पढ़ने की कोशिश करने लगी। अनिका कभी फाइल में देखती तो कभी मोबाइल में कुछ टाइप करके मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गाड़ कर बैठ जाती। अनिका के आसपास खड़े लोग बड़े ही हैरानी से अनिका की ऐसी हरकत को देखने लगे। अनिका क्या करना चाहती थी, अब ये बात राजलक्ष्मी की समझ के बाहर थी। जब राजलक्ष्मी ने अनिका को अपने ओर कदम आगे बढ़ाए, तब रोहित ने इशारे से राजलक्ष्मी को रोक लिया। रोहित ने राजलक्ष्मी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, वो जो कुछ भी करना चाहती है उसे करने दो। देखते हैं अनिका की यह उत्सुकता उसे कहां तक ले जाती है। देखते ही देखते 15 मिनट और फिर 1 घंटे से 2 घंटे बीत गए। अनिका कभी फाइल में देखती तो कभी मोबाइल में कुछ टाइप करके इंटरनेट पर कुछ पढ़ती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टूडेंट MBBS की आखिरी साल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद अनिका काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, मगर अनिका अपनी इस नई स्टडी में बाधा नहीं डालना चाहती थी। अनिका की परेशानी समझते हुए आर्यन ने अनिका से कहा, मम्मा आइए आप इस मोबाइल फोन की जगह पर इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ ही मिनटों में अनिका ने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया। अनिका जितनी तेजी से गैजेट को ऑपरेट करना सीख रही थी, वो देखकर आयशा, रोहित और राजलक्ष्मी काफी हैरान हो गए। तभी रिया ने राजलक्ष्मी, रोहित और आयशा के पास आकर कहा, आप लोग तो जाकर आराम कीजिए। जिस तरह हमारी एग्जाम होती है, हम रात में पढ़ते हैं, तब मम्मा रात भर जागती है। आज उसी तरह जब मम्मा पढ़ाई कर रही है, तब हम तीनों भी जागेंगे। आप मम्मा की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लेकिन आप लोग जाकर आराम कीजिए। बच्चों की यह बात सुनकर आयशा दंग रह गई। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बच्चे क्या करना चाहते थे और अनिका को क्या इस तरह इस वक्त किसी पेशेंट की रिपोर्ट देना और उसे स्टडी करने के लिए कहना ठीक था या नहीं, यह भी वो नहीं जानती थी। मगर रोहित और राजलक्ष्मी को देखकर आयशा को भी एहसास हुआ था कि इस वक्त अनिका की याददाश्त वापस लाने के लिए अगर कोई भी नुस्खा काम आता है तो वो आजमाने से कोई हर्ज नहीं था। बड़ों के साथ कुछ देर बात करने के बाद बच्चे अनिका को रिया के बेडरूम में ले गए। अनिका रिया के बेडरूम में एक कोने में एक कंप्यूटर पर बैठ गई। एक के बाद एक अनिका ने रिपोर्ट की फाइल के पन्ने पलटते हुए पूरे केस स्टडी को पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे अनिका को इस तरह पढ़ाई करता हुआ देखकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तभी रिया ने अपने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख लेना, मम्मा जरूर पास हो जाएंगे।